नक्षत्र ज्योतिष शास्त्र का वो मूल आधार स्तंभ है जिसके बिना ज्योतिषी गणनाएं संभव नहीं हो पाती हैं। चाहे वो संहिता हो, चाहे वो होरा हो, चाहे वो गणितीय ज्योतिष हो, चाहे वो पंचांग हो, चंद्रमा के और नक्षत्र के बिना किसी भी ज्योतिषी गणना को कर पाना मुमकिन नहीं है। हम वो कहते हैं ना, चंद्रमा मनसो जातः। चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा होता है, यदि आप उसको नहीं समझेंगे तो आपकी ज्योतिषी गणनाओं में त्रुटियां आएंगी ही आएंगी। हर व्यक्ति का एक जन्मकालीन नक्षत्र होता है। वो जन्मकालीन नक्षत्र क्या होता है कि जिस वक्त जातक ने जन्म लिया है उस वक्त चंद्रमा किस नक्षत्र से गोचर कर रहा था एवं नक्षत्र के किस चरण से गोचर कर रहा था, ये व्यक्ति की ज्योतिषीय गणना का मूल और आधार बनता है। इसके बाद ही हम बाकी सारी चीजों को देखते हैं कि उस समय कौन सा लग्न उदित हो रहा था, उस समय कौन सा ग्रह किस राशि में स्थित था, किस भाव में स्थित था, क्योंकि वो सारे बाकी के ग्रह भी किसी ना किसी नक्षत्र से ही गोचर कर रहे होंगे। इसीलिए नक्षत्र चाहे पंचांग हो, चाहे हमारा जन्मपत्री हो, इसका एक मूल आधार है। अब आगे बात करते हैं नक्षत्र के बारे में। 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों में चार चार चरण होते हैं। कुल 108 चरण होते हैं। चंद्रमा 27 दिन में सारे नक्षत्रों को गोचर कर लेता है। मतलब यह माना जाता है कि 27वें दिन वापस वो उसी नक्षत्र में होगा जहां से उसने गोचर शुरू किया था। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र से शुरू करते हुए चंद्रमा का भ्रमण जब हम देखते हैं, वो रेवती नक्षत्र तक जाएगा। एक राशि जो कि 30 डिग्री की होती है, उसको पार करने में चंद्रमा को लगभग 2 से सवा 2 दिन का समय लगता है। इसका आधार और इसका मतलब ये हुआ, एक नक्षत्र के 4 चरण को पार करने में चंद्रमा को 1 दिन का समय लगता है। कुल 9 चरणों में एक राशि बटी होती है। नक्षत्र के 9 चरण मिलकर के एक राशि का निर्माण करते हैं। अब हम शुरू करते हैं चंद्रमा के गोचर को अश्विनी नक्षत्र से। अश्विनी नक्षत्र केतु के स्वामित्व में आते हैं, मतलब ग्रह स्वामी या देवता कह लीजिए, वो केतु कहलाएंगे। 27 नक्षत्रों को 3 भागों में बांटा गया है और 3-3 नक्षत्रों के एक स्वामी होते हैं। ये हमारे 9 ग्रहों में से एक होते हैं, केतु से लेकर के और आखिरी में बुध तक। हम आज जिस विषय में बात करने जा रहे हैं कि व्यक्ति का जो जन्मकालीन नक्षत्र होता है, उसका उसके स्वभाव व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव होता है, और वो उसका मूल स्वभाव और मूल व्यक्तित्व होता है जो वह जातक अपने जन्म के पूर्व से लेकर के पैदा हुआ है। आप इस बात को समझिएगा। अभी हम ना लग्न की बात कर रहे हैं, ना लग्न में बैठे ग्रह की बात कर रहे हैं, ना लग्न पे दृष्टि डालने वाले ग्रह की बात कर रहे हैं, ना लग्नेश के साथ बैठे किसी ग्रह की बात कर रहे हैं। हम अभी बात कर रहे हैं जन्मकालीन नक्षत्र की वजह से किसी व्यक्ति का मूल स्वभाव जो होता है वो कैसा होता है, और उस नक्षत्र का आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव होता है। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि हमने वादा किया था अपने इंद्राग्नी एस्ट्रोलॉजी चैनल पर कि हम आगे चल के आपको वैदिक ज्योतिष से भी संबंधित विषयों पर वीडियो लाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम उन चीजों को आपके सामने रख सकें जो आमतौर पर सोशल मीडिया पर या मीडिया पर डिस्कशन में नहीं आती हैं। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में या आपके परिवार में किसी की भी कुंडली में जब आप देखेंगे कि चंद्रमा 1 नंबर की राशि पर बैठा हो, भाव कोई भी हो सकता है, 1 से 12 भाव में चंद्रमा कहीं भी बैठ सकता है, लेकिन अगर वो बैठ रहा है मेष राशि पर और चंद्रमा का भोगांश या चंद्रमा के साथ जो डिग्री लिखी होती है वो 0 से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट तक लिखा हुआ है,
तो ये समझ जाइए कि आपका चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, गंडमूल नक्षत्र में बैठा हुआ है। गंडमूल नक्षत्र की पैदाइश है आपकी। गंडमूल नक्षत्र के बारे में मैं वीडियो के आखिरी में एक ब्रीफिंग दे दूंगा और उसकी शांति कैसे करवाई जाती है उस बारे में भी बता दूंगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि उस व्यक्ति के स्वभाव में, मूल व्यक्तित्व में, जो वो जन्म से लेकर पैदा हुआ है, वो कैसा होगा। आसमान में जब आप अश्विनी नक्षत्र को देखेंगे तो आपको उसकी बनावट एक अश्व के मुंह जैसी दिखाई देगी, एक घोड़े के मुंह जैसी दिखाई देगी। इसके अलावा इसके ग्रह स्वामी हो गए केतु और नक्षत्र स्वामी हो गए अश्विनी कुमार, जो कि देवताओं के वैद्य माने गए हैं। जब आप अश्विनी कुमार की बात कर रहे हैं जो कि देवताओं के वैद्य थे, तो सबसे पहले आपको उसके एक मूल चारित्रिक स्वभाव में ये बात समझ में आ जाएगी कि व्यक्ति होशियार होगा, व्यक्ति बुद्धिमान होगा, व्यक्ति ओजस्वी होगा, व्यक्ति तेज होगा, तेज दिमाग वाला होगा, चीजों को जल्दी समझेगा, डिसीजंस जल्दी ले पाएगा, उत्साही होगा। लेकिन कई बार ये होता है कि इनके निडर स्वतंत्र विचार और अति आत्मविश्वास की वजह से कई बार ये दूसरों की नहीं सुनते। वैसे भी गंडमूल नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्तियों के साथ में, जातकों के साथ में ये चीजें होती हैं कि वो अपनी ज्यादा सुनते हैं, दूसरों की कम सुनते हैं। इसके बाद बातचीत करने का तरीका व्यक्ति का एकदम सीधा और सटीक होगा। जब मतलब उसके अंदर एक समाज में अलग से दिखने की इच्छा होगी, मतलब वो चाहेगा कि मैं समाज से अलग दिखूं, क्योंकि उसको अपने अंदर, अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास है कि वो सबसे अलग है। और इसके बाद हम कहेंगे तो काम को करने में अपनी पूरी चेष्टा लगाएगा, किसी भी काम को करने में अपनी पूरी एनर्जी लगाएगा, क्योंकि एनर्जी होती भी है ऐसे व्यक्तियों के पास में, ऐसे जातकों के पास में एनर्जी होती भी है। सुबह जल्दी उठेंगे, दिन भर भागेंगे, दौड़ेंगे, काम करेंगे, थकेंगे नहीं। लेकिन हाँ, जब शाम होने लगेगी, शाम होते होते इनके शरीर में थकान आएगी और कुछ समय बैठ करके ये विश्राम करना पसंद करेंगे। शाम के समय मतलब सूर्यास्त के बाद में इनकी एनर्जी थोड़ी डाउन साइड में रहती है। नई चीजों का शौक होगा, कम संसाधन में भी काम निपटाने की क्षमता इनके अंदर होती है। जैसे आप इनके नक्षत्र स्वामी के हिसाब से ही समझ सकते हैं कि वो गुण कैसे आ रहा है। भाई अश्विनी कुमार वैद्य हैं। अब एक वैद्य के सामने अगर कोई मरीज आ जाए या कोई रोग आ जाए, उसके पास उस वक्त उसको ठीक करने के उपचार के लिए सारे संसाधन ना भी मौजूद हो, तो कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करके वो उस व्यक्ति के उस रोग के उपचार को, निवारण को करने की कोशिश करेगा ही करेगा। ये चीजें इनके अंदर, इनके मूल स्वभाव में होती हैं। इसके बाद इसका प्रतीक जो होता है वो अश्व का सिर, जैसे घोड़े का मुंह। इसके अलावा आप देखेंगे कि कैसे कह सकते हैं कि किस तरीके के सोचने वाले होंगे। तो ये जैसे जो नक्षत्र होता है ये तीरमुखी होता है, मतलब सीधा देखने वाला। यात्राओं से संबंधित, वाहन से संबंधित, वाहन में चलना, चढ़ना या चलाना, या ऐसा कोई भी काम जिसमें सीधा देखने की जरूरत पड़ती हो, ऐसे कामों में इनका मन जल्दी रमेगा। इनका मन ऐसे कामों में ज्यादा प्रफुल्लित रहेगा, ज्यादा खुशी महसूस करेंगे ये ऐसी किसी जगह पे, ऐसी किसी सिचुएशन में होंगे तब। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो विशेष बातें हैं मैं वही कह रहा हूं, मैं अवकाड़ा चक्र की तरफ नहीं जा रहा हूं जहां से हम नाड़ी और बाकी चीजें देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे व्यक्ति के मूल स्वभाव या व्यक्तित्व की ही बात कर रहे हैं। देवगण होता है, ऐसे व्यक्तियों में एक कह सकते हैं कि सात्विकता का भाव आपको दिखेगा उनके व्यक्तित्व में। इसके बाद हम बात करते हैं भरणी नक्षत्र की। भरणी नक्षत्र के 4 चरण भी मेष राशि में ही आएंगे, लेकिन व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन आएगा। जब चंद्रमा किसी भी भाव में मेष राशि या 1 नंबर की राशि पे 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 40 मिनट का बैठा हो, मतलब चंद्रमा का भोगांश 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट होगा, तो उस वक्त ये चंद्रमा भरणी नक्षत्र में होगा, जिसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं। यह नक्षत्र उग्र नक्षत्र की सारिणी में आता है। ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव में एक उग्रता देखने मिलेगी आपको। इसके बाद
जैसे मैंने बोला कि उग्र नक्षत्र है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके अंदर ऊर्जा बहुत होती है, बहुत अधिक ऊर्जा होती है। किसी भी काम को करने में ये अपने आप को अगुआ बनाना पसंद करते हैं, आगे आगे रहेंगे उस काम को करने के लिए। मैं करता हूं, मैं देखता हूं, मैं संभालूंगा। जीवन को जीने की भरपूर शक्ति होती है और पूरी तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हैं ऐसे लोग। वो चाहते हैं कि वो जीवन के हर एंगल को एक्सप्लोर करें। वो एक बंद कुएं जैसा जीवन पसंद नहीं करते। इसके अलावा दूसरों की बातों पे थोड़ा कम विचार करते हैं। अपने आप को समझना, अपने आप को एक्सप्लोर करना, अपने जीवन को एक्सप्लोर करना इनको ज्यादा पसंद आता है। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि इनको सही दिशा मिले, क्योंकि एनर्जी का सोर्स तो ये खुद है। इनको कहीं बाहर से एनर्जी सप्लाई की जरूरत नहीं है। ऊर्जा इनके खुद के अंदर भरपूर भरी हुई है। उसको एक सही दिशा में चैनलाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा ये नहीं कर पाते हैं तो कई बार डुअल थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। फिर वो समझ नहीं पाते कि मेरे को चलना किस दिशा में है और कौन सी दिशा मेरे लिए सही है। बहुत मजबूत होते हैं अंदरूनी तौर पर भी। जीवन में परिवर्तन बहुत होता रहता है, क्योंकि मैं जैसे बताया कि ये लोग जीवन को अपने हिसाब से और भरपूर तरीके से जीना चाहते हैं, तो कई बार डिसीजंस लेते रहते हैं ऐसे जो इनके जीवन के प्लेटफॉर्म को ही चेंज कर देता है। आज किसी और दिशा में चल रहे थे, अचानक से वहां से मन उखड़ेगा, सोचेंगे अरे ये नहीं, ये वाली दिशा ज्यादा अच्छी लग रही है, ये वाला काम ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो उसकी तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। इसीलिए इनको एक सही दिशा अगर मिलती रहे जीवन में, किसी सहयोगी से, परिवार से, कहीं से भी, तो ये उनके लिए बहुत बेहतर स्थिति होती है। सृजनात्मकता का गुण इनके अंदर होता है। नई चीजों को बनाना, जानना, पाना, सीखना इनके अंदर स्वाभाविक तौर पे पाया जाता है। आंखें बड़ी बड़ी सी होंगी इनकी। अच्छा, इस नक्षत्र के देवता यम होते हैं। नक्षत्र स्वामी जो होते हैं वो यम होते हैं। अब यहाँ पे कई लोग इस तरीके से सोचते हैं कि अरे भाई, यमराज की पूजा कौन करता है, यमराज को कौन पूजता है, तो ऐसा नहीं है। ये आपको जीवन जीने की जो भरपूर एनर्जी मिल रही है, ये उस नक्षत्र स्वामी के कारण मिल रही। जो उग्रता आ रही है वो उसके कारण आ रही है। उग्रता का मतलब आदमी लड़ाकू नहीं हो जाता है, लेकिन उसका स्वभाव उग्र होगा। किसी चीज को लेकर के वो बहुत ज्यादा डेस्परेट होगा। ये चीजें, ये स्वभाव उसके गुण में आ जाती है, क्योंकि गण तो मानव का ही होता है, चेष्टा तो मानव ही कर रहा है। इसके अलावा अगर ये लोग यमराज की, महाकाली की उपासना करें तो इनके नक्षत्र को बल मिलता है। जन्मकालीन नक्षत्र को, चंद्रमा की स्थिति को भी देख लेंगे, वो भी देखना जरूरी होता है कि चंद्रमा कैसा बैठा है। लेकिन हाँ, अगर ये उनकी उपासना करें तो इनको जीवन में आगे बढ़ने में, जीवन जीने की शक्ति कह सकते हैं, या अपने कौशल के विकास के लिए एक सही दिशा और माध्यम का निर्माण होता है। अधोमुखी नक्षत्र होता है। अधोमुखी नक्षत्र ऐसे होते हैं जिसमें नीचे की तरफ देख के किए जाने वाले कार्य, भूमि से जुड़े हुए कार्य, खोदने वाले कार्य, कुआं, तालाब, या अपन वो हम जो कहते हैं एक्सट्रैक्शन की बात हम जो करते हैं, इस तरह की कोई चीज, खदान का काम जिसमें नीचे देखने की जरूरत पड़े, ऐसे कामों में इनकी रुचि ज्यादा अच्छी होगी। ऐसे कामों में अपने आप को कंफर्टेबल ज्यादा महसूस करेंगे। अब आगे हम बात करें कृतिका नक्षत्र की। कृतिका नक्षत्र का केवल पहला चरण ही मेष राशि में आता है। यदि आपका चंद्रमा 1 नंबर की राशि पर, मेष राशि पर किसी भी भाव में स्थित है और उसका भोगांश या उसकी डिग्री आपको 26 डिग्री 40 मिनट से 29 डिग्री 59 मिनट तक दिख रही है, क्योंकि उसके बाद तो वो 0 डिग्री का हो जाएगा और वृष राशि में चला जाएगा। अगर 26 डिग्री 40 मिनट से 29 डिग्री 59 मिनट तक दिख रही है, तो आपका चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में बैठा है, जिसके स्वामी होते हैं सूर्यदेव। अब यहां पर इनके अंदर में एक किस्म का राजसिक गुण आ जाता है, क्योंकि सूर्य का इन्वॉल्वमेंट हो गया, राजा जैसा गुण। ये लोग आलोचना बहुत करते हैं, आलोचनात्मक स्वभाव कह सकते हैं इनका। मतलब सामने वाले की आलोचना करने में झिझक नहीं महसूस करेंगे, झिझकेंगे नहीं बिल्कुल भी, मतलब सामने वाले को आलोचना करने में। खराबी ढूंढने की आदत होती है एक तरह से, जैसे राजा का स्वभाव होता है
क्योंकि हर चीज में अगर वो कमी नहीं ढूंढेगा तो चीजों को बेहतर नहीं करवा पाएगा। इसी तरीके से अब जैसे कह सकते हैं कि आलोचनात्मक स्वभाव होता है, खराबी ज्यादा ढूंढते हैं, तो एक किस्म का स्वभाव में परफेक्शन भी आ गया। किसी काम को परफेक्शन के साथ होना इनके लिए जरूरी हो जाता है। अंदर से बहुत मजबूत होते हैं, अपनी भावुकता को, अपनी भावनात्मकता को दुनिया के सामने नहीं रखते हैं। दुनिया के सामने ये अपने आप को कठोर ही दिखाते हैं, जैसे एक राजा करता है, क्योंकि एक भावुक राजा राज्य का निर्वाह नहीं कर सकता। उसी तरीके से अगर हम देखें तो दिशा इनके लिए भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि एनर्जी बहुत है और सही दिशा नहीं मिलेगी तो गलत दिशा में अगर चले जाएंगे तो जीवन परेशानी में पड़ जाएगा। तो अगर इनको सही चैनल मिलता रहे तो बहुत अच्छा होता है। गुस्सा अधिक आता है इनके अंदर। दूसरी चीज, एक बात और होती है, क्योंकि राजा और सूर्य से संबंध हो रहा है जो हमारी आत्मा का कारक होता है, ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं। अगर ये आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे जाने के लिए मेहनत करें, खुद में कुछ परिवर्तन लाएं, तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं उस दिशा में। अब अगर स्वामी की बात करें तो अग्निदेव होते हैं कृतिका के स्वामी। अग्निदेव अगेन एनर्जी है, मेष राशि चर राशि है, मंगल उसके स्वामी होते हैं। तो एनर्जी आप देखिए हर तरह से ऊर्जा की बात यहां पे जुड़ते ही जा रही है। इसके अलावा क्योंकि कृतिका इसका जो गण होता है वो राक्षस गण होता है, तो जो गुस्से वाली बात मैंने कही कि गुस्सा स्वाभाविक है इनके अंदर में। अगर ये हनुमान जी की उपासना करें, कार्तिकेय जी की उपासना करें, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन को जीने के लिए, अपने जीवन में ऊर्जा के विस्तार के लिए और ऊर्जा को सही तरीके से चैनलाइज करने के लिए बहुत हद तक दैविक रूप से मदद मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें रोहिणी नक्षत्र की, तो रोहिणी नक्षत्र में जाने के पहले आपको यह समझना होगा कि शुरुआती जो 3 चरण हैं जो कृतिका नक्षत्र के थे, वहां से लेकर के 10 डिग्री, मतलब 0 से लेकर के 10 डिग्री तक का चंद्रमा वृष राशि में होगा और गुण वैसे ही होंगे। लेकिन वहां पर क्योंकि राशि पृथ्वी तत्व हो जाएगी तो वो गुण उसके अंदर स्थिर हो जाएंगे, एक स्थिरता आ जाएगी उन गुणों में। उसके बाद जब 10 डिग्री के बाद से हम देखना शुरू करेंगे तो 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक का चंद्रमा वृष राशि में, वो रोहिणी नक्षत्र के अंदर में आएगा। अगेन रोहिणी नक्षत्र का तो स्वामी खुद ही चंद्रमा हो जाते हैं, मतलब चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है मन के स्थिरता के लिए। इसका जो सिंबल होता है जब हम आसमान में देखते हैं तो रोहिणी नक्षत्र को ऐसा ऐसा दिखता है जैसे बैलगाड़ी जिसको 2 बैल खींच रहे हो। तो ये एक स्थिरता का प्रतीक है, जैसे बैलों को एक गाड़ी में बांध दिया जाए, हल में बांध दिया जाए तो दिन भर आराम से अपना खेत जोतते रहते हैं। आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, और जैसे भूतल से संबंधित काम, खेती से संबंधित काम, इस तरह की जो चीजें होती हैं इनमें इनका कह सकते हैं मन अच्छे से लगेगा, या यूं कह सकते हैं कि मतलब वैसे कामों में इनका मन शांत रहता है, आराम से उस काम को करते जाते हैं। बड़ी बड़ी आंखें होंगी और अच्छा मुस्कुराता सा चेहरा दिखेगा, साधारण व्यक्तित्व होगा ऐसे लोगों का। इसके अलावा इनके अंदर भी सृजनात्मकता बहुत अच्छी होती है, अभिनय में बहुत अच्छे होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, मतलब ऐसे लोग कुल मिला के कह लें, क्योंकि जो आर्टिस्टिक होगा उसके अंदर सृजनात्मकता जरूर आएगी, क्योंकि कला कौशल ऐसे ही निखरता और उभरता है। बातचीत में बहुत बढ़िया होते हैं। अपने आसपास जो इनकी सोसाइटी होगी, जो मोहल्ला होगा, जो शहर होगा, वहां पर ये लोग अच्छे से प्रख्यात होते हैं, मतलब अपने सोशल सर्कल में एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लोगों से मेल जोल रखना इनको पसंद होता है। लेकिन हाँ, अपने ट्रेडिशंस के प्रति ये लोग बहुत बंधे हुए होते हैं, मतलब बहुत अपने ट्रेडिशंस को बहुत फॉलो करते हैं। इसके अलावा सीखना इनको अच्छा लगता है, जैसे मैंने कहा कि कला कौशल में अच्छे होते हैं, तो सीखना तो इनको एक स्वाभाविक टैलेंट हो गया इनके अंदर में कि इनको सीखना पसंद आएगा और ये चीजों को सीख करके आगे अच्छे से करेंगे। और इसके अलावा हम कहें तो स्थिर होने की वजह से अपने कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में, क्योंकि वृष राशि के स्वामी शुक्र हो जाते हैं, तो यहां पर इनके अंदर में एक चीज हो जाती है कि ये अपने वैवाहिक जीवन में अपना पूर्ण प्रयास रखते हैं, मतलब वैवाहिक जीवन को अच्छे से चलाने के लिए इनका मन मजबूत होता है और
स्थिरता से अपने वैवाहिक जीवन के प्रति ध्यान देते हैं। अब इसके नक्षत्र स्वामी प्रजापति हो जाते हैं, प्रजापति देव। उसके बाद अगर हम आगे की बात करें और गण की बात करें तो गण मानव गण होगा। इसके बाद अब यहां से आगे चलते हैं 23 डिग्री 20 मिनट से। अब 23 डिग्री 20 मिनट तक चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में थे। 23 डिग्री 20 मिनट के बाद से यहां पर जो चंद्रमा है वो आ जाते हैं आपके मृगशिरा नक्षत्र में, जो कि मंगल का नक्षत्र है। अब ये जो नक्षत्र है ये आधा वृष राशि में है, वृषभ राशि में, और आधा मिथुन राशि में है। मतलब 23 डिग्री 20 मिनट से 29 डिग्री 59 मिनट तक ये वृष राशि में होंगे। तो अब जब हम बात करेंगे तो इसको आप दोनों तरफ लेके चलिएगा। चंद्रमा जब आखिरी भोगांश में अपने वृष राशि में रहेंगे और शुरुआती भोगांश अपने जब मिथुन राशि में रहेंगे तो किस तरीके का स्वभाव आपको देखने मिलेगा। ये लोग जैसे इसका एक जो इस नक्षत्र को जब हम आकाश में देखते हैं तो ये हिरण के सिर जैसा दिखाई देता है, हिरण के सिर जैसा। हिरण के साथ चंचलता आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। मंगल का भी नक्षत्र है, चंचलता यहां भी आ गई क्योंकि ऊर्जा का प्रभाव आ गया। ये लोग अति उत्साही होते हैं, उत्तेजना बहुत होती है इनके अंदर में। मतलब ये ऐसे समझ लीजिए कि दुबले पतले शरीर के होंगे, सभ्य होंगे, बोलने में बहुत साधारण होंगे, लेकिन मानसिक तौर पे बहुत मजबूत निकलेंगे। मानसिक तौर पे बहुत मतलब मजबूत निकलेंगे। और एक तरह की ना खोजी किस्म की प्रवृत्ति होती है। मतलब कुछ खोजने में, कुछ तलाशने में, मतलब इनका जीवन, इनका जो कह सकते हैं मन, इस चीज में ज्यादा लगता है। कुछ खोज लूं, कुछ पा लूं, कुछ ढूंढ लूं, इस तरीके की चीजें बहुत होती है। वक्ता बहुत अच्छे होते हैं और कह सकते हैं कि अगर बुध अच्छी स्थिति में बैठे हों कुंडली में, क्योंकि कुछ हद तक इसका जो विस्तार है वो मिथुन राशि में भी जाता है। अगर बुध अच्छे बैठे हों तो ऐसे लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर वगैरह बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके जो देवता होते हैं वो सोमदेव होते हैं, और इनका जो गण होता है वो देवगण होता है। और अगर ये कहा जाए कि मतलब अगर इस नक्षत्र को अच्छा बनाए रखना है या अच्छा प्रभाव पाना है तो माता पिता की सेवा करना बहुत अच्छा रहेगा ऐसे व्यक्तियों के लिए। अब जब हम आगे चलते हैं मिथुन राशि में तो 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक का चंद्रमा मिथुन राशि में, 6 डिग्री 40 मिनट तक तो ये पिछले नक्षत्र में ही था जिसके बारे में हमने अभी बात की, मृगशिरा में, जो मंगल के नक्षत्र है। अब इसके बाद जो 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक का जो चंद्रमा होता है वो आद्रा नक्षत्र में आ जाता है, जिसके स्वामी होते हैं राहु। आद्रा नक्षत्र कहते हैं रुद्र का भी नक्षत्र है। जैसे पूरे विनाश के बाद एक नया सृजन, इस तरह का भी माना जाता है आद्रा नक्षत्र को। अब इस नक्षत्र के प्रभाव की बात करें जो आपके व्यक्तित्व पे पड़ेगा, तो उसको समझने के लिए आप ऐसे समझें कि जैसे बोलते हैं ना कि जैसे मैंने अभी बताया पूरे विनाश के बाद नया सृजन, तो पुराने जीवन अतीत को पीछे छोड़कर एक नए जीवन की ओर बढ़ना, इस तरह का एक स्वभाव आ जाएगा। कई मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जैसे बोलते हैं ना कि तप तप के सोना बनता है, उस तरीके का एक व्यक्तित्व। कई परेशानियों को झेल करके ये आदमी ऊपर उठेगा और एक एकदम नए व्यक्तित्व का आपको निखार या विकास देखने मिलेगा ऐसे व्यक्ति में। और बदलाव आता रहता है इनके जीवन में। उसके अलावा हम कहें तो बुद्धिमान होते हैं, और कह सकते हैं कि वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत अच्छे होते हैं। कुछ नया अनुसंधान करने के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे व्यापारी होते हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि आप ये समझिए कि अगर किसी के चार्ट में आपको राहु और बुध का मिला जुला असर दिख रहा है, तो जैसे राहु किसी भी चीज को बढ़ा देता है, उसके प्रभाव को बढ़ा देता है, तो जब बुध के साथ बैठता है तो वो बुद्धि के प्रभाव को बढ़ा देता है। बुद्धि बहुत कुशाग्र कर देता है, बहुत पैनी बुद्धि कर देता है। व्यक्ति सोचता बहुत बड़ा है, करता बहुत बड़ा है बौद्धिक तौर पे।
तो उस तरीके का एक बढ़िया सा आपको मिश्रण देखने मिलेगा इनके बौद्धिक प्रतिभा में या बौद्धिक कला में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे चीजों को बनावटी तौर पे परोसना, अपनी बौद्धिक कौशल का इस्तेमाल करके ये लोग बहुत अच्छा कर पाते हैं। ये मतलब इसके अंदर में ये गुण बहुत अच्छे आ जाते हैं। इसके अलावा कह सकते हैं कि याददाश्त बहुत अच्छी होती है इनकी, और बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। मतलब जैसे कोई चीज देख रहे हैं तो उस चीज से सीख बहुत जल्दी लेते हैं। वैसे भी मिथुन राशि का प्रभाव आ रहा है, बुध का प्रभाव आ रहा है, तो ये लोग ऑब्जर्वर बहुत अच्छे होते हैं, चीजों को सीख बहुत अच्छे से लेते हैं। देवता के बारे में बात करेंगे तो जैसा मैंने शुरू में बताया कि इनके देवता रुद्र होते हैं, नक्षत्र स्वामी रुद्र होते हैं। और वैसे तो नक्षत्र के देवता राहु हो गए, लेकिन नक्षत्र स्वामी रुद्र होते हैं। मानव गण होता है, और मानव गण के अलावा अगर हम बात करें तो ऐसे लोग जो होते हैं, मतलब कह सकते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इस तरह की जो चीजें होती हैं, इसमें ये बहुत अच्छे निकलेंगे, या कह सकते हैं कि बहुत अच्छा इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर जाएंगे, या करने की कह सकते हैं कि समझ होती है। उधरमुखी नक्षत्र होता है जिसमें ऊपर देखने की जरूरत पड़ती है, जैसे हाई राइज बिल्डिंग या मंदिर का शिखर, इस तरीके की जो हम बात करते हैं, उद्यान से संबंधित कार्य, मतलब जिसमें भी हमको ऊपर की ओर देखना पड़े, तो एक प्रखर बुद्धि, एक अच्छी बुद्धि, तीव्र बुद्धि जो ऊपर की ओर देखती हो, तो इससे आप इनके स्वभाव या व्यक्तित्व का एक अंदाजा बहुत अच्छा लगा सकते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र की अगर बात करें तो इसके स्वामी हो जाते हैं गुरुदेव बृहस्पति, और इसके नक्षत्र स्वामी ये होती हैं अदिति देवी। इसका जो इस नक्षत्र को जब हम आसमान में देखें तो एक तीर जैसा दिखाई देता है। तीर से आप समझ सकते हैं निरंतर गति पाता हुआ कोई चीज, मतलब क्योंकि वो तीर चलायमान है, छूट गया तो एक निरंतर गति के साथ आगे की ओर जाएगा, बहुत स्पीड से जाएगा। तो इसके बारे में बात करें तो आसानी से ऐसे लोग संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं, और कठिन चीजों को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं ये लोग। दूसरी बात, भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं, अच्छे लेखक, अच्छे कवि, अच्छे वक्ता होंगे, समझदार होंगे, शालीन होंगे। एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छा उजला सा चेहरा, जैसे गुरु का चेहरा होता है। एक अच्छे गुरु को अगर आप, आदर्श गुरु को अपने मन में आप देखें तो कैसा चेहरा दिखाई देगा? ओजस्वी तेजस्वी चेहरा, आध्यात्मिक छवि, दार्शनिक छवि, जिसको देख के ही मन तृप्त हो जाए। और कई ये लोग दूसरों की कमियों को बहुत जल्दी भांप लेते हैं, क्योंकि एक गुरु का तत्व इनके अंदर होता है। अगर गण की बात करें तो देवगण होता है। ऐसे लोग अगर हम आजीविका की बात करें या उस तरह की चीजों के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें कि कहाँ पर इनको अच्छा लगता होगा और कहाँ पर ये बेहतर महसूस करेंगे, तो ये समझ लीजिए कि जो जल से संबंधित चीजें होती हैं, तो उसके आसपास के क्षेत्र में अगर ये लोग रहें तो इनका मन बहुत शांत और प्रफुल्लित रहेगा। इसके अलावा जो भी सीधा देखने वाला कार्य है, जिसमें सीधा देखने की जरूरत पड़ता हो, चाहे जैसे गुरु की बात किया हम, तो जैसे हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी को कोई एडवाइस कर रहे हैं, तो हम सीधा उसकी तरफ देख रहे होते हैं। ऐसी चीजों में, ऐसे कामों में जिसमें सीधा देखने की जरूरत पड़ती हो, वहां पर ये लोग अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं, वहां इनका मन बहुत शांत होता है। मिथुन राशि में 20 डिग्री से ऊपर का चंद्रमा आपको पुनर्वसु नक्षत्र में देखने को मिलेगा, और उसके बाद का 3 डिग्री 20 मिनट तक का चंद्रमा कर्क राशि में देखने मिलेगा, लेकिन नक्षत्र पुनर्वसु ही होगा। इसके बाद हम पुष्य नक्षत्र की बात करेंगे तो कर्क राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक का चंद्रमा आपको पुष्य नक्षत्र में मिलेगा, जिसके स्वामी होते हैं शनिदेव, और इसके नक्षत्र देवता होते हैं बृहस्पति। ऐसे नक्षत्र में जन्मे जातक का घर परिवार को लेकर के बहुत गहरा संबंध होगा, सुखी जीवन मिलेगा, भरोसेमंद व्यक्ति होंगे। इनके पास आमतौर पे हर प्रकार की सुख सुविधा मिलती है। इनका जन्म ही ऐसे परिवार में होता है कि इनको सारी सुख सुविधा आराम से मिल सके।
और कह सकते हैं कि एक कंफर्ट जोन में जीना पसंद करते हैं। अपने कंफर्ट जोन में अगर इनके कोई खलल पड़ती है तो ये परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनका मतलब इनको एक कह सकते हैं कि मतलब जन्म ही इसलिए हुआ है कि ये सुख का भोग कर सके, और वास्तविकता में जीने वाले व्यक्ति होते हैं। अच्छे अच्छी वैल्यूज होंगी, इनकी जो लाइफ की वैल्यूज होंगी वो बहुत अच्छी होगी, और आध्यात्म से जुड़े लोग होते हैं, और कह सकते हैं कि देवगण के होते हैं, तो देवताओं वाले गुण भी इसमें अपने आप ही मतलब जुड़ जाते हैं। ऐसे लोग अगर कह सकते हैं कि गायों की सेवा करें, गुरुओं की सेवा करें, तो बहुत अच्छा होता है इनके लिए, इनके जीवन में प्रगति और इनके जीवन का विकास बहुत अच्छा होता है, देवताओं का आशीर्वाद एक तरह से मिलता है। और बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसके विषय में बोलने के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अश्लेषा नक्षत्र की ओर। अश्लेषा नक्षत्र मतलब जब हम कर्क राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से आगे का चंद्रमा देखें 30 डिग्री तक, मतलब 29 डिग्री 59 मिनट तक, तो वो अश्लेषा नक्षत्र में होगा। ये अगेन एक गंडमूल नक्षत्र है। यहां पर व्यक्ति के स्वभाव में फिर से आपको क्रूरता देखने मिलेगी। कैसे, अब मैं आगे बताता हूं। इसको अगर हम देखेंगे तो आसमान में कुंडली मार के बैठा हुआ एक सांप जैसा एक दिखता है ये नक्षत्र। मतलब एक तरह से कह सकते हैं ना कि रहस्यात्मक व्यक्तित्व होगा, अपने आप को दुनिया के सामने खुल के नहीं रखते ये लोग, और धूर्तता वाला स्वभाव, मतलब अपने फायदे के लिए ये कोई भी स्टेप ले सकते हैं। ज्ञानी होंगे, बहुत अच्छा ज्ञान होगा, चीजों को बहुत गहराई से और अच्छे से समझते होंगे। इंट्यूशन बहुत अच्छा होगा इनका, और दुनिया से जुड़ भी जाएंगे बहुत आसानी से। एकाग्र मन मतलब बहुत कॉन्सेंट्रेटेड माइंड होगा इनका, और ऊर्जा बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा ऊर्जा होगी इनके अंदर में। और सही दिशा में अगर ये जाएं तो आध्यात्मिक उन्नति बहुत अच्छी कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति। लेकिन गलत दिशा में जाने वाले ऐसे ही व्यक्ति बुरे तांत्रिक भी बनते हैं। अब आप बुरा तांत्रिक कह लीजिए या बुरे कथावाचक कह लीजिए, या जो आज के जमाने में या हमको देखने मिलता है, लेकिन गलत दिशा में अगर इनका मन लग जाए आध्यात्म में, तो फिर ये गलत दिशा में बहुत गलत भी कर जाते हैं। उसके अलावा बहुत वैसा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये एक चीज बहुत अच्छी होती है इनके अंदर कि चीजों को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, और अपने फायदे के लिए आपका नुकसान करने में झिझकेंगे नहीं। ये इनके अंदर एक तरह का कह सकते हैं कि क्रूर भाव, कि मुझे पहले मेरे को फायदा मिलना चाहिए, उसके बाद मैं सामने वाले को देखूंगा। क्योंकि ये गंडमूल नक्षत्र भी है जैसा मैंने आपको बताया था, तो इस तरह की सोच या इस तरह की चीजें आप व्यक्ति के अंदर में आ जाती हैं। अब मैं आपको दो गंडमूल नक्षत्र के बारे में चर्चा किया, जिसमें एक अश्विनी था और एक अश्लेषा था, तो मैं दोनों के विषय में बता देता हूं कि इन नक्षत्रों के किस चरण में जन्मे व्यक्ति के कारण परिवार में या कहां पे किस तरीके की प्रॉब्लम आती है। अगर अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में आपका जन्म हुआ है, मतलब 0 से 3 डिग्री 20 मिनट का चंद्रमा जब हो मेष राशि में, तो पिता को कष्ट 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट तक का हो तो सुख की प्राप्ति, 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री का चंद्रमा हो मेष राशि में, उच्च पद मिलेगा आपको जीवन में, और 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक का चंद्रमा हो तो राज्य का सुख मिलेगा। पहला चरण खतरनाक होता है क्योंकि वही गंडमूल होता है। इसके अलावा अगर आपका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, तो अश्लेषा नक्षत्र में ये चालू कहां से हो रहा है, कर्क राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से, तो 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक राज्य की प्राप्ति, 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक धन का नाश होगा, 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक माता को कष्ट होगा, और आखिरी चरण में पिता को कष्ट होगा। तो नक्षत्र के गंडमूल में होने की शांति के लिए जो प्रावधान हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए हैं कि जन्म के 27 दिन बाद मूल की शांति करवाई जाती है, उसकी पूजा होती है। तो ऐसे व्यक्ति जो भी गंडमूल नक्षत्र में जन्म ले रहे हैं, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती, इनको 27वें दिन, इन बालकों की 27वें दिन मूल शांति करवा लेनी चाहिए, तो जीवन में आने वाले कष्ट बहुत कम हो जाते हैं। हालांकि हर चरण पे कष्ट नहीं होता है, जहां पर दो
नक्षत्र मिल रहे होते हैं, वो वाला हिस्सा, वो वाला चरण ज्यादा खतरनाक होता है। आज के विषय को यहीं विश्राम देते हैं, आगे और नक्षत्रों की बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।